दोस्तों आज हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम फ्लड्स। असम फ्लड्स में ब्रह्मपुत्र का कनेक्शन क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सभी नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा पानी वाली महानदी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेआर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से तथा समुद्र तल से लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। जैसे ही यह नदी तिब्बत से आगे चलती है, इसमें छोटे बड़े नाले मिल जाते हैं और इस तरह से यह विशाल नदी का रूप ले लेती है, जिसे ज़ांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बती भाषा में ज़ांगपो कहा जाता है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद नामचा बारवा से यह यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते ही इस नदी का नाम ज़ांगपो से दिहांग पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह आती है असम में। असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम जमुना पड़ जाता है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद यह नदी पद्मा नदी से मिल जाती है, जिसे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों नदियों के मिलने के बाद यह बन जाती है मेघना नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों की जमीन का पानी आकर मिलता है: भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। किसान के लिए यह किसी जीवनदायिका से कम नहीं। इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो किसी वरदान से कम नहीं, और यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र से ही भारत में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए नदी के किनारे कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्व विख्यात असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब यह नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे नाम दिया गया है सुंदरबन डेल्टा। इस वन की लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस वन का नाम यहाँ पाए जाने वाले पेड़ सुंदरी के नाम से पड़ा है। यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। यहाँ पर वाइट टाइगर्स भी पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मॉनसून में बहुत ही खतरनाक बन जाती है और नॉर्थ स्टेट्स में बाढ़ उत्पन्न करती है। रिसेंटली लगभग 50 लाख लोग इफेक्ट हुए हैं असम में। क्यों होती है ये फ्लड, इसे एनालाइज करते हैं। असम का जो फ्लड सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इफेक्ट हुए हैं, जिनको बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से लोग यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं हर साल। बहुत से लोगों को प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है। इसी वजह से स्टेट का डेवलपमेंट
पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। रिसेंटली असम में लगभग 50 लाख लोग इफेक्ट हुए हैं। 810 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। 1,13,485.37 हेक्टेयर क्रॉप एरिया इफेक्ट हुआ है। बहुत से जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। असम का 40% एरिया फ्लड प्रोन एरिया है। असम का एवरेज एनुअल लॉस 200 करोड़ का है। अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर एनुअल फ्लड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल फैक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। ब्रह्मपुत्र रिवर असम से होकर ही बांग्लादेश जाती है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। इसमें लगभग 50 ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम और बढ़ जाता है और इसका जो लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है। असम जो प्लेन है नॉर्थ में हिमालय से और साउथ में मेघालय प्लेट्यू से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह एक नैरो प्लेन बन जाता है। तिब्बत से जब यह नदी चलती है तो 5000 मीटर की हाइट से यह असम की तरफ आती है और असम की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से 100 मीटर की है। तो इसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाती है और अपने साथ ये कई सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा कर कर लाती है। सेकंड जो मुख्य कारण है वो है रेनफॉल। असम का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेनफॉल और ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस करता है असम। साथ में कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत बारिश होती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यहाँ की नदियाँ भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है। असम और कुछ और पार्ट्स नॉर्थ रीजन के अर्थक्वेक प्रोन है, जिससे लैंडस्लाइड्स बहुत आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लड्स को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्पॉन्ज सिटीज बनानी चाहिए। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो भी वेस्ट वाटर है वो कहीं एक जगह पर इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल कर लिया जाए, तो जो वॉल्यूम है किसी भी रिवर का वो बढ़ेगा नहीं। इस वेस्ट वाटर को हम गार्डनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और कई तरह के इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कारण है फॉरेस्टेशन। हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जो सेडिमेंट्स लेकर आती है नदियाँ, वो इन पेड़ों में फंस जाएगा, जैसे कि मलबा। तीसरा है वेटवर ग्रास। यह पानी बहुत जल्दी सोखता है और इसका फ़ायदा यह है कि इसे जानवर भी खा सकते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो अगर हम वेटवर ग्रास लगाएं तो ये पानी को बहुत ज़्यादा जल्दी सोखेगा। तीसरा है रिजर्वायर। हमें बहुत रिजर्वायर्स बनाने चाहिए जो पानी के फ्लो को रोक सके। किसी भी सिटी को बाढ़ से इफेक्ट होने पर रोकते हैं यह रिजर्वायर्स। अगला आ जाता है एम्बैंकमेंट। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से यह फ्लड्स से बचाता है। वाटर डोजर्स, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मलबे को हटाने के लिए एक जहाज आती है जिसे कहते हैं डोजर। तो दोस्तों, इस डोजर को हर 10 किलोमीटर बाद लगाया जाना चाहिए, जिससे नदी के अंदर मलबे को हटाया जा सके और नदी का लेवल कम हो सके। इस मलबे की मिट्टी को हम भट्टियों को दे सकते हैं, जो ईंट बनाने के काम आती है। अगला आ जाता है सैटेलाइट। इसरो को एक सैटेलाइट बनानी चाहिए जिसमें वह तुरंत बता सके यहाँ पर बाढ़ आई है, यहाँ आप मत आएं, जिससे लोगों की जान हानि कम हो जाएगी।
गवर्नमेंट को वाटर जैकेट प्रोवाइड्स करवानी चाहिए जितने भी बाढ़ बाढ़ प्रोन एरियाज हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।